कि हमारा आज का जो सेशन है इसको अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है और हम इसे कहते हैं बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, देखिए हम इसके अंदर पहला जो टॉपिक ज़ेरे बहस लाएंगे आपके साथ, उसके अंदर मैंने चूज किया है टैक्स क्या है, टैक्स लॉज क्या है और हमारे टैक्स लगाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले टैक्स की बात करें, टैक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। कहते हैं कि टैक्स एक वो पेमेंट है जो कंपल्सरी है। टैक्स वो पेमेंट है जो कंपल्सरी है, असेंशियल है, लाजमी है, ताकि हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सपोर्ट कर सकें। चूंकि जो हमारी हुकूमतें हैं वो हमारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, हमें बेसिक गुड्स या यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और जाहिरी बात है ये यूटिलिटीज़ मुफ्त तो नहीं होती, इस पे पैसा लगता है। एक ट्रैफिक सिस्टम, एक आपका जो है वो कंट्रोल सिस्टम, डिसिप्लिन, पुलिस, आर्मी, ये सब पैसों से बनता है। लिहाजा एक ऐसा निज़ाम वाज़ा किया गया है कि हमें इन सहूलियात के अगेंस्ट जो अमीर लोग हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें, जो मिडिल क्लास है वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे, और जो बिल्कुल लोअर क्लास है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करे, लेकिन एक ऐसा निज़ाम हो कि इसकी बेहतरी के लिए या इसको चलाने के लिए कुछ लोग हों। सबसे पहले हम कहते हैं कि टैक्सेशन इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल। टैक्सेशन एक कलेक्शन है, हिस्सा है एक फर्द का और ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम का बाय गवर्नमेंट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कानूनन हम रेस्ट्रिक्टेड हैं, चाहे हम फर्द हैं चाहे हम कारोबार हैं, कि हम हुकूमत को अपनी आमदनी का एक हिस्सा दें, इनायत नहीं दें। क्यों? बाय लॉ। ये वॉलंटरी नहीं है, ये रजामंदी हो तो दे दिया नहीं तो नहीं दिया, नहीं नहीं, इट्स नॉट अ वॉलंटरी, इट्स कंपल्शन। तो लिहाजा एक फर्द या एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी आमदनी का एक हिस्सा दे बाय लॉ हुकूमत को उसके निज़ाम को चलाने के लिए। अच्छा, टैक्सेशन इज यूज्ड बाय अ गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ टू प्रमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन फॉर इट्स सिटीजन्स। अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए हुकूमत जो है अब रेवेन्यू इकट्ठा करती है, और वो रेवेन्यू जो है वो आपकी बहबूद पर और आपके वेलफेयर पर ही खर्च कर दिया जाता है। तो यहाँ मुझे वो बचपन में ना हम एक फिल्म बड़े शौक से देखा करते, जिसका नाम था शोले। तो उसमें अमजद खान का करेक्टर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ फिट बैठता है। तो वो कहता है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के अगेंस्ट अगर हम थोड़ा सा गेहूं, शक्कर या कुछ ले लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते हम लोग। इसके अगेंस्ट आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए बिल्कुल वही बात है। टैक्सेशन इज यूज बाय गवर्नमेंट, टैक्सेशन यूज करती है गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए किसी कानून के तहत, ताकि कानून को प्रमोट किया जाए, वेलफेयर और आपकी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सो लाजिम नहीं कि हम इसी सेंस में याद रखें। हम ये कह सकते हैं कि टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन which must be provided by individual and businesses to the government for the sake of welfare and protection. रिपीट कर लीजिए, क्या? शाबाश। is a compulsory contribution given by individual or business to the government for the sake of protection। तो आप इसको लाजिम नहीं इन्हीं वर्ड्स में लिखेंगे, ये ला नहीं है, ये तो उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब बात यह है कि कंपनी की अगर आप बात करते हैं तो कंपनी क्या है? कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू इंगेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एज अ कमर्शियल इंटरप्राइज। भाई ये कंपनी का बीच में कहां से आ गया जिक्र? ये बाय चांस आ गया, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, इसका मतलब इसके कुछ रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स थे जिसका जिक्र आया कि
पैसा होगा तो काम करेंगे ना। लेकिन नॉन रेवेन्यू के अलावा भी कुछ फायदे, यानी पैसे के अलावा भी कुछ मकसद है। तो उसके अंदर पहला मकसद क्या है, एक ढांचा चलाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उसके लिए क्या चाहिए है, रेवेन्यू चाहिए। भाई आपने देखा होगा ना, आपके पापा जो हैं उनको जब वो घर आते हैं महीने के बाद सैलरी लेके, तो घर वाले क्या मांगते हैं उनसे, पैसे। क्यों मांगते हैं पैसे, कहते हैं घर का निजाम चलाना है तो पैसे निकालो। और अगर वो पैसे ना दे तो क्या होता है, सख्ती होती है, लड़ाई नहीं कहते, सख्ती होती है, भाई पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह हमें कौन सा निजाम चलाना है, हुकूमत का निजाम चलाना है। तो यहां पे भी क्या होती है, सख्ती के पैसे देने पड़ेंगे तभी घर का निजाम चलेगा। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी तो एक घर का ही निजाम है ना जी, कि आपको गंदुम प्रोवाइड की जाती है, आपको बेशक आप पे करते हैं, लेकिन हुकूमत को तो इन सारे निजाम बनाना पड़ता है कि वीट हर वक्त अवेलेबल हो, शुगर हर वक्त अवेलेबल हो, फूड हर वक्त अवेलेबल, इसका पूरा एक निजाम है। जब गंदुम उगती है तो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर जाते हैं, गंदुम की काश्त का अंदाजा लगाते हैं, हुकूमत को बताते हैं इतनी गंदुम है, कम है तो इंपोर्ट करो, ज्यादा है तो एक्सपोर्ट करो। तो स्टैटिस्टिशियन को तनख्वाह नहीं देनी, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। अगर कोई गंदुम महंगी कर दे तो हुकूमत ने अपने स्टॉक में गंदुम रखी होती है, फिर वो वहां से सप्लाई दे देते हैं ताकि इसकी प्राइस मेंटेन रहे। सो इट्स अ बिग सिस्टम जो चल रहा है, जिससे निजाम चल रहा है। और उसके बाद बच्चों, टैक्स इज अ टूल फॉर इंप्लीमेंटिंग इट्स पॉलिटिक्स। सियासत टैक्स से भी चल सकती है ना, और पॉलिसीज भी चलती रहती हैं। कैसे, हुकूमत अपनी हिकमत अमली चलाने के लिए क्या करती है, टैक्स के निजाम को, मिसाल के तौर पे एक बंदा चाहता है जी मेरा मियाँ वाली का इलाका डेवलप हो जाए, यूनिवर्सिटियां वहां बन जाए, इंडस्ट्री वहां लग जाए। एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं, वैसे तो कुछ भी उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फर्ज कर लीजिए, चले अल्लाह करे इतना ही हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वो कहते हैं जी मियाँ वाली का इलाका टैक्स फ्री जोन है, यहाँ पे अगर आप फर्म लगा दें तो क्या होगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा 10 साल। तो इंडस्ट्री उधर मूव करना शुरू कर देगी। तो हमें पर्टिकुलरली अपने डीजी खान के इलाके की, सिंध का जो हमारा इस साइड का इलाका है जो आगे डीजी खान के साथ मिलता है, वहां पे इसी तरह मियाँ वाली और ये पोटोहार रीजन है और उधर बलूचिस्तान है, इनमें कई एरियाज को इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहिए और ये पॉलिसी होनी चाहिए। नहीं बच्चों, तो इससे क्या होगा, उस इलाके के लोगों की बहबूद बेहतर हो जाएगी। तो ये इस तरह निज़ाम चलता है। आपको पता है आजकल फॉर्म की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में लगी हुई है, उसकी वजह ये है कि वो टैक्स फ्री जोन बना दिए। तो पॉलिसीज होती है। टैक्स यूज फॉर फेयर, क्या मतलब, एक बंदा अमीर है और एक बंदा गरीब है, तो क्या किया जाए, इससे लेके इस पे खर्च कर दे। भाई इससे कैसे ले लेंगे, अमीर पे टैक्स ज्यादा लगाओ, ज्यादा वसूल करो, जाहिर है उसकी जेब में तो नहीं डालना, उसके बच्चों के लिए स्कूल खोल दें, हॉस्पिटल बना दें, डिस्पेंसरी बना दें, तो ट्रांसफर हो गया ना बेनिफिट। तो इस तरह हम इसमें एक बैलेंस ला सकते हैं। तो तीन बातें कौन कौन सी हैं, एक पूरा इंतजामी ढांचा खड़ा है जो पैसों से चलता है, इसमें खुराक, सेहत, पूरा एक निज़ाम है, वैक्सीनेशन वगैरह भी आपको लगी है अभी। उसके बाद क्या है, शाबाश, ये टूल है कि कोई मुआशी पॉलिसी या हुकूमती पॉलिसी चलाई जा सके कि कहाँ इंडस्ट्री ले जाना चाहते हैं, और ये अमीर से गरीब तक पैसे की तरसील का जरिया है, जिससे दौलत की तकसीम हम बराबर तो शायद ना करें, लेकिन किसी हद तक मुतवाजन जरूर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आ गया टैक्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स। टैक्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सवाल पेपर में आ जाता है। ये सवाल इंटरेस्टिंग भी है कि जी ये जो आपने टैक्स लॉ बनाया है इसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे टैक्स ऑन सैलरी इनकम, इसका क्या मकसद है, रेवेन्यू कलेक्शन, के जब पैसा आता है, सैलरी आती है,
तो उससे कुछ पैसे उस वक्त ले लिए जाए तो रेवेन्यू काफी अच्छा हो सकता है। अच्छा, कंसीडर्ड एज इनकम टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ टैक्स, क्या है, टैक्स पेयर। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? शाबाश, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि कैश पेमेंट के ऊपर अगर हम टैक्स लगा देंगे जी, कैश पेमेंट कोई भी करेगा उस पर टैक्स लगा देते हैं। कैश पेमेंट इनकम है जी तुम्हारी, कैश में ली है ना, तो इनकम है। क्या मकसद है? ताकि इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेशन हो सके। ठीक है ना, तो कैश इज कंसीडर्ड एज इनकम। मकसद क्या? कि लोग आइंदा से ऐसे ना करें, चेक के जरिए डील करें, ताकि इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेशन हो। सैलरी से इनके टैक्स क्यों लगाया? रेवेन्यू इकट्ठा करना था। कैश किसी ने दिया, इनकम मान लिया, क्यों मान लिया? ताकि ये लोग ये काम छोड़ें और डॉक्यूमेंट से काम करें। ठीक है जी। अच्छा, और मूवेबल एसेट्स ऑफ टैक्स पेयर पर टैक्स क्यों लगाया? ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, अमीर ज्यादा बाइंग करता जाएगा। हायर टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी, पेराडो है, ठीक है जी, रोल्स रॉयस है, ठीक है जी, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो नाम भी नहीं आते, जैगवार है, फरारी है, नाम ही आते। वैसे मेरा सम टाइम पूछना पड़ता बच्चों से, बेटा ये कौन सी गाड़ी, तो फिर बताते। अच्छा, तो ये क्या जी? रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ अननेसेसरी गुड्स। हम कहते हैं नेसेसरी गुड इंपोर्ट कीजिए, वो मजबूरी है। एमआरआई मशीन चाहिए, सीटी स्कैन मशीन चाहिए, एक्सरे मशीन चाहिए, बच्चों के पढ़ने के लिए कंप्यूटर चाहिए। हम कहते हैं इस पे कोई पाबंदी नहीं है, मजबूरन कुछ टैक्स लगाने पड़ जाते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह। लेकिन अगर कोई कौम लग्जरीज इंपोर्ट करना शुरू कर दे, फानूस भी आ रहे हैं, कारपेट्स भी आ रहे हैं, ये सारा कुछ आ रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर हमने एक टैक्स लगा दिया। अलाउइंग रिसर्च एज एन एक्सपेंस। कंपनी, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नया फार्मूला बना रही है, उस पर केमिकल का खर्चा आ रहा है, रिसर्च टीम की सैलरी आ रही है, हम कहते हैं इसको एक्सपेंस पे काउंट करो। मकसद क्या है हमारा? ताकि हम रिसर्च को प्रमोट कर सकें, ताकि हम रिसर्च को प्रमोट कर सकें, रिसर्च को मान सके कि ये भी एक क्या है, जरिया है कौम की तरक्की का। अच्छा, मेकिंग एक्सपर्ट एग्जाम फ्रॉम एक्सपोर्ट, सॉरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाया हमने, एग्जाम्प्ट की हुई है। क्या मकसद है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। ठीक है। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी को। अब देखिए, आपने देखा मैंने बड़े मौके पे उस हिसाब से चैप्टर पढ़ाए हैं, और फिर मैं इस चैप्टर पे आया हूं। बात समझ आ रही है? सोचिए अगर ये पहला चैप्टर ही पढ़ाया जाता तो क्या ये समझ आता आपको? डेफिनेटली इट विल गॉट वेरी डिफिकल्ट। तो अब देखिए, अच्छा वो इसको पढ़ाने के लिए वो चैप्टर कवर किए, ताकि जब वो हो जाए तो ये 3 कवर हो जाए, तो 3 या 4 अगले हो गए, 3 ये हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंस हो, यार 6 तो ये हो गए ना हमारे। क्या ख्याल है? अच्छा, बट वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, टू प्रमोट क्या चीज? कल्चर ऑफ। हमने कहा कोई डोनेशन देते हो चैरिटी का किसी इंस्टीट्यूशन को, तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर हम आपको टैक्स डिडक्शन दे देते हैं, टैक्स क्रेडिट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? ताकि लोगों को चैरिटी करने की आदत ज्यादा हो। लेकिन ये है कि वो हमने चेक के जरिए कही थी आपको। अच्छा, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट। नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनीज। नई कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपको क्या मिले, जो बेनिफिट है वो मिल सके। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम, कोई चीज मुश्किल? अच्छा जी, टैक्स एग्जेम्प्टेड टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। क्या मकसद है? ताकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को तरक्की मिले, चूंकि हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी तो ओवरऑल एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा ये है। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया जी?
नेशनल सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, नेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कहते हैं गवर्नमेंट कैन इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जम्पशंस। जैसे आप जानते हैं कि हमने कहा है कि अगर हमारे मुल्क में कोई हाइब्रिड या इलेक्ट्रॉनिक कार इंट्रोड्यूस कराएगा तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, ताकि ये प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट हो। ऑल्दो के भी एफर्ट नहीं आई है, लेकिन हमने ये कहा है। बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोकल परचेज को प्रेफर कर रही है, ताकि अब तो साइकिल भी लोग इम्पोर्टेड चला रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स, ताकि लोकल साइकिल ज़्यादा बिके, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लोकली। टैक्सेस कैन बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये भी बात हो गई है, अमीर से टैक्स लेके गरीब के वेलफेयर पे खर्च कर दें, मुश्किल बात तो नहीं है। टैक्स प्रिवेंट वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, क्योंकि आप देखिए हम अमीरों पर टैक्स ज़्यादा क्यों लगाते हैं, ताकि हम ये पसंद नहीं करते कि दौलत की सिर्फ जो है वो आबियारी एक तरफ ही हो रही हो, बाकी लोगों के पास जा ही ना रही हो, है ना जी। कुरान में भी से बड़ी सख्ती से मना किया गया कि ऐसा ना हो कि दौलत उमरा में ही गर्दिश करती रहे। गर्दिश का वर्ड है आप कहना, सर्कुलेशन होती रहे उसकी, सर्कुल फ्लो ऑफ इनकम का जिक्र है कहना। थ्रू द टैक्स ग्रो through the tax government can encounter the effect of inflation and depression। तो देखिए जब इकोनॉमी एकदम होती है नेगेटिव पॉजिटिव साइड एजेस ले लेती है, एकदम पूरी कॉम पेसिमिस्ट हो जाती है, एकदम पूरी कॉम ऑप्टिमिस्ट हो जाती है, तो इकोनॉमी नीचे जा रही है, डिमांड कम हो रही है, हम टैक्सेस कम कर देते हैं ताकि चीज़ें सस्ती हो जाए, लोग खरीदारी करेंगे तो बिजनेस इनकम बढ़ना, तो अल्टीमेटली हम वापस आना स्टार्ट कर देंगे। और अगर इन केस इसके बरक्स हो जाए, इकोनॉमी वो ऊपर बूम पे जा रही है, हम नहीं चाहते कि इतनी ऊपर जाए, अगर बबल बनेगा तो बबल फटेगा, फिर ये सारी इन्वेस्टमेंट घड़म से नीचे गिरेगी, तो बेहतर क्या है, टैक्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि बाइंग थोड़ी रुक जाए, स्टॉप हो जाए। तो ये हम इस तरह भी करते हैं। फिर इसके बाद ये प्रमोट करता है साइंस एंड इन्वेंशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एनर्जी सिस्टम एंड मिलिट्री डिफेंस। प्रमोट करता है साइंस एंड इन्वेंशन को, एजुकेशन सिस्टम को, कैसे इससे पैसा कमाते हैं और इन चीज़ों पर खर्च करते हैं, ये तो एक चीज एज है। और अगर ये कोई काम करे तो उसकी इनकम को हम क्या करते हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स कर देते हैं, या कुछ इसके अलावा लोन वगैरह भी ऑफर कर देते हैं। जैसे आप देखिए कि हमारी एक गवर्नमेंट आई थी, उसने कहा था अगर कोई वेपन बनाएगा ना आर्मी के लिए तो हम वो 10% फंडिंग करें, हम 90% करेंगे, ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लोगों में प्रमोट हो जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी है और वो उन्होंने F-35 भी बनाया, F-16 भी उनका है, आई थिंक F-22 रैप्टर भी आई थिंक उनका है, आई एम नॉट क्लियर, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा काम है। तो हमारी भी कोई ऐसी कंपनीज आ जाए जो राइफल टैंक या कुछ ऐसा बनाना शुरू कर दें जिसकी बड़ी एक्सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, तो इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। हमने ये भी निज़ाम चाहते हैं कि पैसा अपनी स्टॉक एक्सचेंज में लगे, बाहर ना लगे, तो उस हिसाब से हमने निज़ाम बनाया हुआ है। टैक्स कैन बी यूज एज बार्गेनिंग टूल इन द, क्या मतलब, दूसरे मुल्कों के साथ निगोशिएट किया जा सकता है ना, क्योंकि देखिए बाकी मुल्क क्या करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट पे क्या लगा देते हैं, एम्बार्गोज लगा देते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगा देते हैं, तो हमारी वहाँ पे एक्सपोर्ट क्या होगी, कम हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट उनकी इंपोर्ट है। अगर हम भी ऐसा निज़ाम बना लें तो फिर बैठ के बात होगी कि अच्छा भाई अगर आप एम्बार्गो लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे, तो बैठ के बात कर लेते हैं ताकि दूसरों के साथ निगोशिएट किया जा सके, इन काउंटरिंग स्ट्रेटेजीज ली जा सके, क्या ख्याल है। देन यू सी टैक्स लॉ कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि अभी तक जो है हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। अगर टैक्स सिस्टम इस तरह प्रमोट हुआ तो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या हो जाएगी,
आसान हो जाएगी, हमारे लिए मामला सिंपल हो जाएगा। क्लियर बच्चों? मुश्किल तो कोई नहीं इसके अंदर। अच्छा, तो मकसद ये होता है जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं उनकी ये हर मुमकिन कोशिश होती है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो कैसे चले, एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम के तहत चले, ताकि उनका जो निज़ाम है वो प्रॉपर वे में पता चले। और फिर आप जानते हैं कि वो है ना, मेडिकल में आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट्स हो तो मेडिसिन लिख सकते हैं ना, और अगर रिपोर्ट्स ही ना हो तो मेडिसिन क्या लिखेंगे? ब्लड प्रेशर लेवल नहीं पता, शुगर लेवल नहीं पता पेशेंट का, ठीक है, किडनी वर्क नहीं हुआ तो दे देगा दवाई? अगर देगा तो क्या होगा? इसी तरह हमारी इकोनॉमी जो है उसके हालात हैं कि रिपोर्ट्स हमारे पास है ही नहीं और ट्रीटमेंट हम करवा लेते हैं। तो बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी आ जाए तो हमारे पास तो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं सिस्टम, है ना जी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमारा तो निज़ाम जो है, हमारे पास तो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर भी प्रॉपर नहीं है इतने के वो प्रॉपर डेटा दे सके। अच्छा बच्चों, गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स, कि जैसे सिगरेट है तो सिगरेट पे टैक्स लगा दें तो सिगरेट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो कुछ लोग तो स्मोकिंग छोड़ेंगे ना कम से कम, तो इसको और महंगा वैसे करना चाहिए। मेरे नज़दीक एक सिगरेट जो है ना, एक 1 स्टिक ऑफ सिगरेट शुड बी, उस पर 100 रुपया टैक्स होना चाहिए, क्योंकि वो अपना भी नुकसान कर रहा है और दूसरों का भी कर रहा है। और 100 रुपया टैक्स लगाने के दो फायदे हैं। एक तो अमीर आदमी को एक स्टेटस मिलेगा, उसे मिलना भी चाहिए, उसका हक है कि जब वो सिगरेट पिए लोग देखें ओए सिगरेट पी रहा है, नहीं बच्चों? और दूसरा हमारा रेवेन्यू, और तीसरा गरीब आदमी से बच जाएगा, नहीं बच्चों? अच्छा, टैक्स, ये हमें कहने की बात है। अगर आप उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो आपको टैक्स रेवेन्यू अच्छा इकट्ठा हो जाएगा। ये लोग बुराई छोड़ते नहीं है, बल्कि आप देखिए, आप 100 रुपया टैक्स लगा दें एक स्टिक पे, लोग ज्यादा पियेंगे, बल्कि संभाल के रखेंगे, फलाने की शादी आएगी तो उसके सब लोगों में बैठ के पियूंगा, है ना। इससे आप देखिए, आतिशबाजी होती है नहीं शादियों पे, कितनी महंगी होती है, तो ये आतिशबाजी का अल्टरनेट हर बंदा छोटा सा आग का बगूला चला लेता है ना बच्चों। चलिए, टैक्स कैन बी, इसीलिए अच्छी है ना, उससे रेवेन्यू मिलता है। सो टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। जैसे हमारे यहाँ अल्कोहल जो है, इसको हम बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो हम इस सेक्टर को टोटली डिस्करेज कर सकते हैं। इसी तरह अब हम जो है ये जो मैनुअल कार है और जो फ्यूल बेस्ड कार है, इसको डिस्करेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कम से कम हाइब्रिड पे आ जाए टेक्नोलॉजी। अगर हाइब्रिड पे नहीं आती, चले इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन पे ही आ जाए, क्योंकि वो तो निरा, एक तो उसमें कार्बन डाई ज्यादा है, पोल्यूशन भी है, और फ्यूल वेस्ट अलग है, तो हम चाहते हैं उस पर ना हो। अच्छा, गवर्नमेंट कैन इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट, के आप रिसर्च वगैरह पे पैसे लगाएं तो उससे टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ये सवाल है, ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इन एन इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान, जस्ट लाइक दैट, इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक होगी बात? अच्छा, इसका एक और फॉर्मेट भी हो सकता है, जैसे ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, सॉरी ये डबल आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ, टैक्स लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बच्चों के साथ मैं एक, दाल लोगे आप लोग? अच्छा, तो देखिए हम बात ये कर रहे थे कि मार्च 2021, क्या सवाल है? टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्ड टूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एज, स्टेट 5 ways by which taxes can be used for development of country। सवाल पिछले वैसे मिलता जुलता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया कि ये देखिए इतने ही मार्क्स के लिए इससे पहले भी आ चुका है। स्टेट एनी 5 ways थ्रू विच टैक्सेस कैन यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है जी। कहता है टैक्स इंसेंटिव फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट प्रमोट एग्रीकल्चर। अगर हम एग्री बेस्ड यानी इरिगेशन वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे क्या करें, शाबाश, इंसेंटिव दे दें,
ठीक है, जैसे सोलर ट्यूबवेल पे, ठीक है, इसी तरह यूज ऑफ यूरिया एंड फर्टिलाइजर पे, ठीक है, रिसर्च बेस्ड सीड। तो क्या हो सकता है इसी तरह अच्छा पोल्ट्री भी एग्री में आती है, याद रखें, पोल्ट्री भी एग्री में आती है, शुगर भी एग्री में आती है, और ये जो हमारी है जिसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक, दूध, गाय और बफलो सॉरी एंड गॉट वगैरह, जो हमारा ईद उल अजहा का सिलसिला है, ये भी सारा एग्री बेस है, ठीक है। तो हम प्रमोट कर सकते हैं। नहीं, आप, मुझे पता है कि ज़ाहिरा आपकी बरादरी का नाम आया तो आपने जज्बाती तो होना था। अच्छा, नंबर 2, नहीं आप जिम्मेदार लोग हैं ना, तो इनकी अपने जानवरों के साथ बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह का लगाव होता है, ये मैं कह रहा हूँ। आप गलत 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 जो है वो मतलब ना लीजिएगा। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो तुम इतने बड़े साइंसदान ना बनो, ठीक है, कि कहीं कोई को गोरा सुन ले और वो कहे कि चलो पाकिस्तान चलते हैं। टैक्स होना और रिसर्च तो करते हैं। अच्छा बच्चों, चैरिटीज कैन बी इनकरेज बाय प्रोवाइडिंग टैक्स क्रेडिट ऑन देम। चैरिटीज को इनकरेज किया जाए, उस पर क्रेडिट दिया जाए ताकि लोग चैरिटीज वगैरह ज्यादा करें। और इम्पोजिंग हाई कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरीज, इसको मैं अब एक्सप्लेन नहीं करता, ये आपको पता है। टैक्स अमीरों पे ज्यादा लगाया जाए ताकि इनकम की तकसीम बराबर हो सके। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज ऑफ टैक्स फ्री जोन, पर्टिकुलरली वो एरियाज जो तरक्की में हमसे पीछे रह गए हैं, यानी बाकी एरिया से पीछे रह गए। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स कैन इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, है ना जी, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। पर्टिकुलरली हुकूमत ने तो ऐसे इदारे भी बनाए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर। आपसे कोई डाई नहीं बन रही, टेम्पलेट नहीं बन रही, तो हुकूमत ने अपनी लैब बनाई हुई है, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर रखे हुए हैं जो आपकी मदद करेंगे इसमें। तो दे आर डूइंग दैट। क्लियर जी। 5 है, यहाँ 7 लिखे हुए, ठीक है, तो एग्जामिनर ने इतने ही दिए थे, उन्होंने इतने प्रिंट कर दिए। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ। एडम स्मिथ की बात करने जा रहे हैं। एडम स्मिथ आप जानते हैं ना, एक पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है जिसने वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एक किताब लिखी थी। तो लोग यही जानते हैं कि ये किताब जो है इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए लिखी गई थी। एक्चुअली इस किताब का मकसद ये नहीं था। इस किताब का मकसद ये था कि बताएं कि अमीर कौमें अपने बशिंदों के लिए बहुत कुछ करती हैं और गरीब कौमें जो हैं वो अपने बशिंदों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाती। तो ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की का टॉपिक था जिसमें उन्होंने ये बुक लिखी थी, और इस बुक का मकसद ये था, यानी एक बिप्ता थी, एक दर्द बड़ी किताब थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि क्या ऐसा किया जाए कि गरीब हुकूमतें भी ज्यादा पैसा जमा करके अपने जो है वो अवाम के लिए कुछ कर सके। उसके अंदर ये पॉइंट्स थे जिसमें से कुछ पॉइंट्स लिए गए, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन से। तो पहला पॉइंट क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर अमीर है तो ज्यादा लो, गरीब है तो कम लो, इनकम के एतबार से। अच्छा, मैं कहूंगा अगर प्रोपोर्शनल का टर्म हटा दें और इसकी जगह विद रिस्पेक्ट टू कर दें तो ज्यादा अच्छा नहीं? विद रिस्पेक्ट टू इनकम, वो इसलिए कि देखिए प्रोपोर्शनेट टैक्स एक वगैरह टैक्स की टाइप है। तो मेरा हाल है इसकी इंग्लिश लिखने में कहीं सर गलती कर गए, तो इसको क्या कर देना चाहिए था, टैक्स पेमेंट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ठीक है। दूसरी बात क्या है बच्चों? सर्टेनिटी। टैक्स का ऐसा निजाम होना चाहिए जिसके अंदर हमें क्लियर हो, सर्टन हो कि हमसे जो पैसा लिया जा रहा है वो कौन ले रहा है और किस चीज पे खर्च किया जा रहा है। इसका मकसद ये होगा कि इंसान के अंदर एक एहसास से जिम्मेदारी जगाया जा सके, इंसान के अंदर एक एहसास से जिम्मेदारी जगाया जा सके कि कल को कोई बंदा लाइट तोड़ रहा है, पत्थर पकड़ा हुआ, आप सामने खड़े हो जाए, ना ना यार ये मेरे पैसों से बना है, मैं जिम्मेदार शहरी हूं और ये मैंने टैक्स दिया। तो आप अपना माथा पड़वा लें बेशक, लेकिन आप बत्ती बचा लें, यानी ये एहसास से जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं।
बल्कि अगर कौम को एहसास जिम्मेदारी हो तो पत्थर पकड़ेंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है इक्वालिटी, उसके साथ साथ सर्टेनिटी। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, कहते हैं कि टैक्स सिस्टम वो है जिसके अंदर टैक्स जमा कराना आसान हो। टैक्स उस वक्त भेजा जाए जब बंदे के पास पैसे हो, यानी महीने के शुरू में या क्वार्टरली एस्टिमेटेडली जिन दिनों कंपनीज बोनस वगैरह देती हैं, तो टैक्स देना थोड़ा आसान होगा। और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स की कलेक्शन पे पैसा कम लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो टैक्स का है, अगर 4 रुपए इकट्ठे होते हैं 2 रुपए वो खा जाता है, 2 रुपए हमें मिल रहे हैं। होना ही चाहिए उस पर कॉस्ट कम आए और पैसा ज्यादा बचे। अब जरा तरतीब से फिर सुनते हैं। इक्वालिटी मकसद क्या है, यानी बराबर कुर्बानी, सेक्रीफाई बराबर, ठीक है। और सर्टेनिटी, एहसास से जिम्मेदारी, हमें पता हो हम किसको टैक्स दे रहे हैं, क्या पर्पस है। और कन्वीनियंस का मतलब क्या है, इजी टू कलेक्ट, कन्वीनियंट टाइम पे टैक्स मांगो, कन्वीनियंट टाइम पे जब हमारे टैक्स पेयर के पास पैसे हो, आमदनी हो। और चौथा क्या है, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, पैसे इकट्ठे करने में हमारी ज्यादा कॉस्ट आनी नहीं चाहिए। क्लियर बच्चों, इसमें से कोई चीज मुश्किल? नो, पक्की बात है ना। अच्छा बच्चों, टैक्स एज अ मींस फॉर डेवलपमेंट, ये तो बात आपके लिए क्लियर है ना, ये हम गोन थ्रू कर चुके हैं। माइट बी रिपीटेड द स्लाइड। अच्छा जी, चलिए अब आ जाए काइंड्स ऑफ टैक्स, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। 3 डिफरेंट टाइप का टैक्स इंपोज करने का तरीका है, ठीक है। असल में टैक्स की आप अगर क्लासिफिकेशन करेंगे ना, टैक्स क्लासिफिकेशन, तो एक क्लासिफिकेशन है फार्मूले के एतबार से, फार्मूला, फार्मूले के एतबार से, किसके एतबार से, फार्मूले के एतबार से है। और एक क्लासिफिकेशन है कलेक्शन के एतबार से। तो कलेक्शन के एतबार से टैक्स के 2 तरीके हैं, कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम खुद जाके हुकूमत के झैली इदारों में या हुकूमत के इदारों में जमा कराते हैं, स्टेट बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, तो घर का प्रॉपर्टी टैक्स आता है तो आप जाके नेशनल बैंक में जमा करा के आते हैं ना बच्चों, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि हम किसी को टैक्स देते हैं और वो उस टैक्स को जाके हुकूमत को जमा करवा के आता है। जैसे कि आप चाय की पत्ती खरीदते हैं, तो चाय की पत्ती पे एक पैकेट है 500 का, पता लगता है 50 रुपए इस पे टैक्स है। तो वो टैक्स हमने हमने किसको दिया है, मर्चेंडाइजर को, मर्चेंडाइजर ने होलसेलर को, होलसेलर ने आगे मैन्युफैक्चरर को दिया होगा। वो जो मैन्युफैक्चरर है वहां पे एक एजेंट आएगा हुकूमत का, वो सारा रिकॉर्ड चेक करेगा उनका और उसके मुताबिक उन्हें कहेगा जी कि इतना टैक्स, वैसे तो वो खुद जमा करा चुके होंगे लेकिन वो वेरीफाई करने आएगा वहां। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है टैक्स का। तो टैक्स कलेक्शन के एतबार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ये है जिस पे हम बात करेंगे। दूसरी क्लासिफिकेशन है कि फार्मूला टैक्स लगाने का क्या है, यानी आपकी मेथडोलॉजी क्या है, ठीक है, आपका टैक्स लगाने का मेथड क्या है। इस मेथड के एतबार से एक तरीका है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, ये दुनिया का सबसे फेवरेट और पसंदीदा तरीका है। प्रोग्रेसिव का तरीका ये है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। यानी अगर किसी की साल की आमदनी 1 मिलियन है तो गालिबन अगर हम देखेंगे हमारे टेबल में कहीं लिखा होगा कि 12 लाख पे गालिबन 15% के करीब है। लेकिन जब 2 मिलियन पे पहुंचती है या 2.5 मिलियन पे पहुंचती है तो फिर रेट हो जाता है 20%, ठीक है। तो इस तरह परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। तो इस फार्मूले को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव मेथड। ये सबसे अच्छा तरीका है कि अमीर पे टैक्स ज्यादा, मिडिल क्लास पे कम और गरीब पे कोई भी नहीं।
रिपीट करता हूं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है कि इनकम बढ़ेगी तो परसेंटेज बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा। इस तरह अमीर पे टैक्स ज्यादा, गरीब पे टैक्स नहीं, और मिडिल क्लास पे मुनासिब टैक्स। ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इससे मिलता जुलता एक और तरीका है, लेकिन वो इतना लाइक नहीं किया जाता, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल मेथड। इसमें हम एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि जी हमने हर बंदे से उसकी आमदनी का 15% लेना है, अमीर है या गरीब है जी, एक फिक्स प्रोपोर्शनेट टैक्स लेना है। तो बाज़ जगह हम ये फार्मूला भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये काबिल तनकीद है क्योंकि इसके अंदर बाज़ जगह पे इतनी ज़्यादा आमदनी लोगों ने नहीं कमाई होती, लेकिन हम उनसे टैक्स ले लेते हैं, तो ये इतना लाइक्ड मेथड नहीं। अच्छा, ये वजह थी कि मैंने वहां पे वो प्रोपोर्शनेट का वर्ड जो है वो काट दिया था, ठीक है, ये वजह थी, क्योंकि मुझे याद था कि ये आगे जाके उसमें यूज होता है, तो इसे मैंने काट दिया। लेकिन बाज़ वक़्त होता है क्योंकि टैक्स जो है ज़ाहिर है एक अलग फील्ड है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए टैक्स एक कोर्स है, और हम चूंकि बाकायदा इस फील्ड में हैं तो हमारे लिए पूरा ये हॉराइजन है। और आपने कभी, एक मजाक वाली बात नहीं, आपने कभी किसी से जुबानी टैक्स ला सुनना हो ना, किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को आप बुला लें और उससे थोड़ी सी बात करें, आप यकीन करें पूरा पूरा ला आपको जुबानी बोल देगा। तो मैंने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से पूछा कि तुम्हें ये इतना कैसे याद हो जाता है? कहता है सर हमारे सामने तो बनता है, हमारे सामने तो बनता है। कहता प्रॉब्लम आती गई, इस लॉ में ये फ्लॉ है, इसका हल सोचो। फिर लॉ मेकर उसका हल, और फिर हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, फिर वो बन के आ जाता है। तो हमें बनाते बनाते याद हो जाता है। मैं इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, कमिश्नर तो जाहिर आगे उसके है, उसको तो फिर वो तो एक जज है ना हमारे केसों में। तो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? तो इसलिए हो सकता है कि एक बंदे से, लेकिन इट्स नॉट मैटर, इसको आप दिल पे ना लीजिएगा कि किसी की गलती को हम इस तरह आइडेंटिफाई करें, हो जाती है, हमसे भी हो सकती है। अच्छा बच्चों, तो ये क्या है प्रोपोर्शनल टैक्स? तो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कि हमने बाज जगह पे फिक्स ही कर दिया हुआ। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, सॉरी। रिग्रेसिव का लफ्ज जो है वो पंजाबी के लफ्ज से निकला है ना? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसमें चूंकि गरीब को रगड़ा पड़ता है, इसलिए हम इसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अच्छा, वो कैसे पड़ता है कि देखिए अमीर से टैक्स कम लिया जा रहा है और गरीब से टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है। यानी आपकी अगर इनकम कम होगी तो टैक्स जो है रेट वाइज ज्यादा हो जाएगा, रेट वाइज ज्यादा हो जाएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसकी कोई मिसाल लेकर आए। इसकी मिसाल बड़ी कॉमन है। हर वो टैक्स जो रेट में फिक्स नहीं, रेट में फिक्स हुआ फिर तो प्रोपोर्शनल हो गया, अमाउंट में फिक्स हो गया। हर वो टैक्स किस में फिक्स हो गया? एनी टैक्स विच इज फिक्स्ड इन अमाउंट इज रिग्रेसिव टैक्स। फॉर एन एग्जांपल लेट्स सी, आप और मैं इकट्ठे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी है लक्सिस, ठीक है, इसका मतलब है आपकी आमदनी काफी ज्यादा है, और मेरे गरीब की है कल्टस, और वो भी आप जानते हैं कितनी पुरानी है ना बच्चों। अच्छा, तो हम इकट्ठे जा रहे हैं आगे पीछे इस्लामाबाद। जब हम टोल प्लाजा पे पहुंचेंगे तो उससे भी 910 रुपए लिए जाएंगे, मेरे से भी 910 रुपए लिए जाएंगे। अब अगर अमाउंट में फिक्स है ना, किस में फिक्स है? अमाउंट में फिक्स है, तो अगर ये परसेंटेज ऑफ इनकम निकालें तो उसकी इनकम का क्या होगा? इशारिया 0.00001%, और मेरा निकालेंगे तो डेट इज अबाउट यू कैन से 1% या 2%। तो अंदाजा करें कि फिर रिग्रेसिव हो गया ना। तो अब क्या समझ आई हमें कि अगर टैक्स अमीर से ज्यादा परसेंटेज, गरीब से कम, तो वो क्या होगा? ये सबसे अच्छा है। और अगर सबको गधा घोड़ा एक बराबर, फिक्स इन प्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। और आप जानते हैं किसमें प्रोपोर्शनेट था? शाबाश, फाइनल टैक्स रिजीम में जी, और डिविडेंड पे। और फिर बच्चों आगे क्या आ गया?
प्रोग्रेसिव तो हो गया ना, परसेंटेज बढ़ती जाएगी अगर इनकम बढ़ेगी। रिग्रेसिव क्या है? गरीब से ज्यादा अमीर से कम। तो हर वो टैक्स जिसमें अमाउंट फिक्स है, चाहे वो टेलीविजन की क्या लाइसेंस फी है, चाहे वो आपकी जो है वो टोल प्लाजा का टोल टैक्स है, वो रिग्रेसिव ही है। मैं कहता हूँ सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स भी रिग्रेसिव होता है। वो कैसे? सोचिए कि एक शैम्पू आप रूटीन में हर महीने नया लेते हैं, और गरीब आदमी कभी कोई शादी भी आ जाए तो खरीदता होगा, उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन टैक्स आपसे भी उसके ऊपर 100 रुपया लिया जा रहा है, उससे भी 100 रुपया लिया जा रहा है। तो थिंक ओवर इट कि उसके लिए ये ज्यादती है, उसकी इनकम का परसेंटेज निकालें तो उसके लिए ये रिग्रेसिव है। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए, सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है? फ्लैट टैक्स। इट इज अ टैक्स वेयर रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड। A fixed rate is applied on person's income whether the income is high or low. Progressive tax, it is a tax which is rate increases as the income base increases. Income base increase होती है तो टैक्स इंक्रीज होता है, ये प्रोग्रेसिव हो गया। ठीक है, आगे लिखा है अमीर से ज्यादा और गरीब से ज्यादा, वो गरीब से कम। और रिग्रेसिव का क्या लिखा है? इट इज अ टैक्स वेयर टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द अमाउंट ऑफ इनकम इंक्रीजेस। अमाउंट इंक्रीज होगी, टैक्स रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर जी? नो मैटर। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज बिफोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। टैक्स लगाने का क्या बेसिक तरीका है? तो देखिए, सबसे पहले द बेनिफिट प्रिंसिपल। This principle says that tax should be based on the benefit received. It means that those who receive the greater benefit from the government project should pay most of taxes. जो benefit receive कर रहे हैं उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाए। इसलिए the benefit of principle commonly used for the highways and libraries, कि भाई चूंकि तुम हाईवे पे चल रहे हो तो जितना हाईवे पे चलोगे उतना टैक्स तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर क्या कर दिया है? डिजिटलाइज कर दिया है बास्कोमो ने। किलोमीटर जितनी गाड़ी चलाओगे उतना रोड टैक्स लेंगे तुमसे, क्योंकि तुम सड़कें ज्यादा घिसा रहे हो। बाज़ मुल्कों में ऐसा है, चिप लगा दी हुई गाड़ी के ऊपर, जितना गाड़ी सड़क पे चलती है उनको उतने किलोमीटर्स का पता लग जाता है। वो कहते हैं इसने ज्यादा टायर घिसाए हैं और हमारी सड़कों के रबड़ की तरह मिटा रहा है, चलो इसे टैक्स ज्यादा लो। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? ability to pay tax should be based on the ability to pay. It means that the person who is earning more income should pay more. ज्यादा कमा रहा है ज्यादा टैक्स लो, कम कमा रहा है। एक और रूल कौन सा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इट सेज दैट इनकम एंड ट्रांजैक्शन शुड बी टैक्स्ड एज अ फिक्स्ड रेट। People who are earning more income shall pay more tax, but not at, क्या मतलब, proportionate हो गया। अच्छा जी, अब आ गया बच्चों characteristics of tax laws। टैक्स लॉज क्या होते हैं? फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लॉज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। कंप्लायंस विद कॉस्ट शुड बी लो, यानी इनको इस तरह बनाया जाता है कि टैक्स इकट्ठा ज्यादा हो, कॉस्ट हमारी कम आए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू टैक्स पेयर, तो ये टैक्स पेयर के लिए बहुत आसान हो। ठीक है ना? तो अब आपने ये देखना है कि अगर आप ये कोर्स पढ़ने के बाद, ये मैनुअल पढ़ने के बाद किसी आम टैक्स कंसल्टेंट जो रिटर्न फाइल कर रहा होता है उसके साथ बैठ जाएं, तो जिस दिन आप फाइनल पेपर देखें उस नॉलेज ज़्यादा होगा। फिर भी अगर आप अपने वालिद की, चाचू की टैक्स स्टेटमेंट फॉरवर्ड नहीं करते फाइल, तो बुरी बात है नहीं। तो आपने ये काम को टेक ओवर करना है, कोई ऐसा मसला नहीं है आफ्टर दिस कोर्स। अच्छा जी, द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी distributed in proportionate to ability of the taxpayer and it should be progressive in characteristics। यानी burden of tax distribute होना चाहिए
अमीर पे ज्यादा और गरीब पे कम, ताकि जो जितना वजन उठा सकता है उतना ही। चूंकि हम ज्यादातर इल्म कुरान से लेते हैं तो टेक्स्ट में तो बहुत सारी बातें हमने वहां से ली हुई है ना। अल्लाह किसी पे उतना बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके, तो इनको आदत है ये नकल तो करते हैं ना, चाहे हो सके या ना हो सके, है ना। तो ये कहते हैं हम भी देखेंगे, इस तरह करने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। द टैक्स शुड बी पेएबल इन, इट मींस पेमेंट थ्रू चेक शुड नॉट बी, क्या मतलब हुआ, कैश में, ये चीज कैश में, ठीक है जी। अच्छा बहरहाल अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर आ गया, इस चीज को छोड़ ही दें आप, ऐसा कोई मसला नहीं। इट शुड बी मैंडेटरी इन नेचर दैट पेमेंट शुड नॉट बी, क्या मतलब हुआ जी, कोई बच्चा बता सकता है ये क्या लिख दिया इन्होंने। हम्म, कहने का मतलब ये है कि टैक्स इज मैंडेटरी इन नेचर, ये तुम्हें देना पड़ेगा, ये वॉलंटरी नहीं, दिल चाहा तो दे दिया, दिल चाहा तो ना दिया, नहीं दिल चाहा तो ना दिया, ऐसा नहीं है। हम बैगिंग नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं तुमसे कि वजीर आजम की गाड़ियां चलानी है, उसके आगे पीछे बंदे कमाने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, चलो निकालो, है ना बच्चों। टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम, ये पहले भी बात हो चुकी है, क्या मतलब, महीने के एंड पे ना भेजा करो कोई चीज, शुरू में जब तनख्वाह आई हुई है, उसकी जेब में पैसे हैं। और इसमें सबसे अच्छी मिसाल है कि अगर हमारे कभी एग्रीकल्चर पे टैक्स लग गया तो फसलें कटने पे मांगो, कई मुल्कों में है ना, वैसा हमारे तो नहीं है, तो होना चाहिए। टैक्स शुड बी इम्पोज बाय स्टेट विच हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर पर्सन्स टू रिकवर। आपको पता है एक चीज याद रखें, एक चीज है शरीयत इस्लाम की, इस्लाम की शरीयत ये कहती है कि वो ज़मीनें जो खुलफाए राशिदीन के दौर में इस्लामिक स्टेट का हिस्सा थीं उन पर लगान नहीं है, यानी उन पर स्टेट उशर नहीं लेगी। लेकिन उसके बाद जितनी भी मुफ्तहा ज़मीनें हैं, यानी जिस पर लश्कर निकला, वहाँ से फिर आगे जाके उन इलाकों को फतह किया गया, वहाँ लोगों को मुसलमान किया गया, उन सब पे उशर रियासत चार्ज कर सकती है, शरीयत ये कहती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि हमारे उलमा इस बात को खुल के बयान नहीं करते, हमारे पास जितनी ज़मीनें हैं ये सारी ज़मीनों पे उशर बनता है, टैक्स के अलावा बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी ज़मीनें मुसलमानों की जागीर नहीं थी, ये तो किसी दूसरे के इलाके की थी, लिहाजा रियासत को चाहिए टैक्स छोड़े इन पर उशर ही ले ले, और वो बनता है, और उसका जवाब बिल्कुल मौजूद है कि जी ये मुफ्तहा ज़मीनें जिसके हिस्से भी आएंगी ही हैज़ टू पे द उशर। तो अल्टीमेटली हमें एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और कल को कभी इस्लामिक खिलाफत कायम हो गई तो फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये पैसा उधर चला जाएगा। देखिए एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन कभी आपने जागीरदारों के घर देखे, सोने उसे क्रिस्टल के जंगले लगे होते सीढ़ियों को, मेटल के भी नहीं, क्रिस्टल के, अंदाजा करें। अच्छा बच्चों चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, हमें क्या लगे, हम वापस आते हैं, हम अपना टेक्स्ट पढ़ते हैं और सीए करते हैं। अच्छा इट इज क्या है, शाबाश, ये लफ्ज क्या है जी, कैन समवन हेल्प मी टू रीड, टैक्स इज लिव्ड फॉर पब्लिक पर्पस, टैक्स आर इम्पोज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स। तो टैक्स जो है पब्लिक पर्पस के लिए रखा गया है, लगाया गया है, ठीक है। और टैक्स शुड बी चार्जेबल ऑन इनकम, ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी। आपने अभी तक पढ़ा है कि एक टैक्स ऐसा है जो इनकम से आ रहा है, एक टैक्स ऐसा है जो ट्रांजैक्शन खरीदने और बेचने से आ रहा है, और एक टैक्स ऐसा है खरीदने और बेचने से सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनकम ऑन सैलरी
इनकम, ठीक है जी। और प्रॉपर्टी का आपने पढ़ लिया है। अच्छा बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम, एक साउंड टैक्स सिस्टम के प्रिंसिपल क्या होते हैं? एक तो रूल कौन सा है? फिस्कल एडिक्वेसी। क्या मतलब? द सोर्स ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं डिपार्टमेंट बना के बैठ जाए, सैलरियां दे रहे हैं, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा। तो सेक्टर ऐसा हो जिसके ऊपर वाकई टैक्स लगाने का हमें फायदा हो और गवर्नमेंट को खातिर ख्वाह रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए, ठीक है जी। दूसरा क्या है? ये कौन सा है ला, कोई बता सकता है? इक्वालिटी, अमीर पे ज्यादा गरीब पे कम। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, लॉ बनाते हुए ख्याल रखो कि लॉ क्लियर और क्या होना चाहिए? प्लेन टू टैक्स पेयर, यानी टैक्स पेयर उसको समझे भी और बच भी ना सके, बच भी ना सके। यानी जो आपने उसके लिए ब्रैकेट बनाई उस ब्रैकेट में पूरा आता हो। वो ना हो कि मौलवी साहब की तरह, या वो जो नमाजी नहीं हो ना, वो कहता मत जाओ नमाज के करीब, आगे से पढ़ते ही नहीं है। तो ये भी ऐसा ना हो लॉ का कुछ, तो लॉ पूरा एक्सप्लेन करे। टैक्स लॉ शुड बी कंसिस्टेंट विद द इकोनॉमिक गोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको भी अचीव कर सके, कि कोई चीज मना करनी है मना करे, जिस चीज को प्रमोट करना है प्रमोट करे। अच्छा बच्चों, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में अभी एक बात हुई थी, एक हमने किस एतबार से क्लासिफिकेशन की है? फॉर्मूला और मेथड। दूसरी किस एतबार से करें? टाइप्स ऑफ कलेक्शन। तो दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अच्छा, इसमें से मोस्टली के एग्जांपल अभी हम सिर्फ नाम पढ़े, लेकिन लेटर ऑन ये बकायदा तौर पे हम बहुत सारों को पढ़ चुके हैं, कुछ को पढ़ लेंगे। जैसे टैक्स ऑन आमदनी, इनकम टैक्स। वो इनकम जो है आमदनी कहलाती है, चाहे वो सैलरी से आई हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से आई हो, चाहे वो बिजनेस से आई हो, चाहे वो कैपिटल गेन से आई हो, चाहे फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपने देखा होगा, ये मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, और यहाँ टोटल मार देते। इसका फायदा ये है कि आपको बताना होता है कि ये बंदे की इनकम। देन अब आ जाते हैं किस पे? कैपिटल वैल्यू, इसको कहते हैं सीवीटी मुख्तसर। तो सीवीटी टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यानी अगर आप एक कनाल का 10 मरले पे मेरा सीवीटी लगता है, 5 पे शायद नहीं है, 5 पे स्टैंप ड्यूटी है। और सीवीटी क्या है कि आपने 10 मरले या कनाल का प्लॉट लिया है, तो उसके ऊपर एक स्पेशल टैक्स आप पे करेंगे ट्रांसफर से पहले, कि आपने पास इतनी आमदनी है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990, द सेल्स टैक्स चार्जेबल एंड पेड एट द रेट। तो ये क्या आ जाएगा? अब ये जो टैक्स है दोनों डायरेक्ट, यू आर गोइंग टू सबमिट टू द नेशनल बैंक और स्टेट बैंक। अच्छा, और ये कौन से? इनडायरेक्ट। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लग जाता है, तो टैक्स सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटीज कैरिड आउट ऑन बाय हिम, यानी जो उसने खरीदा या एक्टिविटी कैरिड आउट की है। या गुड्स क्या हुई हैं? गुड्स इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? सेल्स टैक्स। ठीक है, इसको हम उर्दू में कहते हैं बिक्री टैक्स। बिक्री, बिक्री होती है ना, बिकना, चीज बिकी, तो बिक्री टैक्स कहते हैं उर्दू में। और जो अवाम है इसको बकरी टैक्स कहती है, क्योंकि इसके अंदर अवाम को बकरी बनाया गया है, तो इससे बकरी टैक्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली इसके नीचे जेर है बिक्री टैक्स। अच्छा बच्चों, कस्टम एक्ट, कस्टम ड्यूटी के बारे में कुछ जानते हैं आप? स्पेसिफिक टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अच्छा, ये
इंपोर्ट पे तो लगता है, क्यों? क्योंकि आप लग्जरीज मंगवा रहे हैं, अभी बात हुई है। लेकिन एक्सपोर्ट पे क्यों लगता है? बास चीजें नहीं लगता तो प्रमोट करें। बास चीजें हमारे लिए एसेंशियल है और आप उसे एक्सपोर्ट कर दें मुल्क से बाहर, तो फिर उस पे हमने ड्यूटी लगा दी है ताकि वो बाहर ना जाए, वो चीज मुल्क में रहे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आप नियत पे शक ना करें हमारी। अच्छा बच्चों, आगे आ गया, अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट इट इज चार्ज एट स्पेसिफाइड रेट गुड्स परचेज आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना। लाइकवाइज कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, है ना जी। अच्छा, गुड्स इंपोर्ट इन पाकिस्तान, है ना। अक्सर मैन्युफैक्चरर कहते हैं जी गाड़ी महंगी इसलिए आपने उसके ऊपर ड्यूटी बड़ी लगाई हुई है, इसलिए गाड़ी महंगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान, इसके ऊपर भी एक्साइज लग जाता है बात बात, ठीक है जी। अच्छा, द बेस ऑन पर्टिकुलरली जो आप फिजिबिलिटीज वगैरह बनवाते हैं एक्सपेंसिव किस्म की, द बेस ऑन टैक्स चार्ज में भी द वैल्यू आर रिटेल प्राइस आर वेट। तो इसमें तीनों चीजें हो सकती है, उसकी वैल्यू भी हो सकती है, उसकी रिटेल प्राइस भी हो सकती है, उसका वेट भी हो सकता है। तो डिफरेंट इसकी बेस हो सकती है, ठीक है जी। कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको हार्मोनाइज किया जा सके, लेकिन बहरहाल हमारा बेस यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर नहीं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये आ गया आपका सेल्स टैक्स एक्ट और सेकंड एक्ट, इतना आज हमने इसको डन किया। अच्छा,